मैनेजर रीटा ने युग को टोकते हुए कहा, सर मैम ने आपको केविन में बुलाया है। ओके, मैं जाता हूँ। ये कहकर युग चौधरी भी प्राची के पीछे पीछे चला गया। केविन के बाहर पहुंचकर युग चौधरी ने केविन के गेट पर नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन मैम? यस कम इन, प्राची ने झट से जवाब दिया। युग केविन का गेट खोलकर अंदर आ गया और सामने वाली चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, आपके बारे में जितना सुना था आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। युग चौधरी के मुंह से एकदम ऐसी बात सुनकर प्राची को थोड़ी हैरानी हुई और उसने अपनी नजरों को ऊपर उठाते हुए कहा, जी आप रूबल चौधरी के भाई है ना? हाँ, मैं ही हूँ युग चौधरी, लाइमलाइट लाइट इंटरनेशनल कंपनी का मालिक। जी बताइए कैसे आना हुआ? भाई ने मुझे आपकी डील के बारे में बताया था और आपके बारे में भी काफी तारीफ की थी, तो सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। दिल्ली में अभी एक न्यू कंपनी की ओपनिंग की है और वो मुझे वहीं भेजना चाहते हैं, पर जब तक भैया दिल्ली से यहाँ नहीं आ जाते मैं अभी उनका काम हैंडल करूँगा। युग चौधरी ने जवाब दिया। अच्छी बात है, प्राची ने युग की तरफ बिना देखे ही अपनी फाइल में साइन करते हुए कहा। हम अभी एक न्यू डील साइन करने वाले हैं, तो भैया ने उसकी गाइडलाइन बता दी होगी आपको? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो फिर हम मीटिंग में मिलते हैं। ये कहकर युग चौधरी वहाँ से चला गया। युग चौधरी ने जैसे ही प्राची के केविन से गेट को पुल किया, तभी सामने से आरव आता हुआ दिखा। आरव को देखकर उसने आरव को हाथ मिलाते हुए कहा, तो आप हैं आरव? जी जी, पर आपकी तारीफ? मैं युग चौधरी, रूबल चौधरी का छोटा भाई। अरे आप आइए ना। नहीं नहीं नहीं, अभी चलता हूँ। जो भी बात थी मैंने प्राची मैम को बता दी है और उनसे सलाह मशवरा कर लीजिए आप। ये कहकर युग चौधरी वहाँ से चला गया। आरव प्राची के पास आकर सामने बैठते हुए बोला, क्या कह रहा था ये युग चौधरी? कुछ खास नहीं, बस डील को लेकर कुछ कह रहा था कि वो बाकी बोल रहा था कि मीटिंग में बात कर लेंगे। हाँ जी, मैं तो ये बताना ही भूल गया कि आज शाम को ही मीटिंग है। मीटिंग तो हमारे शोरूम में ही होगी ना? नहीं, युग की कंपनी में। तुम्हारा मतलब लाइमलाइट लाइट इंटरनेशनल कंपनी में? हाँ यार ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। तुम भी वहाँ आ रहे हो ना? देखो कोशिश तो करूंगा, बाकी मुझे आज शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। अब से 2 दिन बाद ही शादी है और ऐसे में कितनी सारी तैयारियां बाकी हैं। आरव ने प्राची की ओर देखकर बोला। हाँ यार, मैं तो भूल ही गई। तुमसे कब से कह रही हूँ ऑफिस आना बंद कर दो, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। तुम्हें शादी की शॉपिंग करनी है, करो ना बिना टेंशन के, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ये सब तो ठीक है, ये बताओ निखिल और मधु कब आ रहे हैं? पता नहीं, कल तो मेरी बात हुई थी पर मैं ये पूछना भूल गई, लेकिन मैं कॉल करके आज पूछ लूंगी कि वो लोग कब आ रहे हैं। प्राची ने जवाब दिया तो आरव प्राची की बात सुनकर वहाँ से चला गया। आरव के जाते ही प्राची ने दोबारा से मधु को कॉल किया। हाँ मधु, तुम कब आ रही हो बताओ? सच कहें अभी तो कुछ नहीं कह सकते, पक्का भी नहीं है। निखिल तैयार नहीं है, पर देखो कोशिश करते हैं कि हम कब तक यहाँ से निकल आएंगे। मधु ने जवाब दिया। क्या तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग जल्दी आ जाओगे? जल्दी ना सही, शादी के दिन तो आ जाओ ना, कम से कम परसों शादी है, कल आ जाओ ना। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। ये कहकर मधु ने फोन काट दिया। मधु के फोन काटने के बाद प्राची काम करने लगी और अपने लैपटॉप पर न्यू डिजाइन्स की चेकिंग और इन्वेंट्री फाइल की चेकिंग करने लगी। अमन भी अपनी कंपनी में बैठकर अपने सारे काम कर रहा था। अमन की भी अब से कुछ दिनों बाद शादी थी और वो इसी चीज को लेकर काफी खुश भी था। उसने प्राची का सच जानने के बाद प्राची को दिलो दिमाग से हटा दिया था और अब वो ना तो प्राची के बारे में सोचता था और ना ही उसके मन में प्राची के लिए कोई ख्याल आता था। और अगर कभी गलती से आ भी जाए तो आयशा अपनी कुटिलता भरी हरकतों से वो ख्याल दबा देती थी। पर मिस रिचा आयशा का सच जानती थी। वो जानती थी कि आयशा कैसी लड़की है। वो अमन को कई बार समझाती थी, पर अमन किसी की बात नहीं सुनता था, ना मिस रिचा की, ना पूजा की और ना ही अपनी दादी की। वो अब सही और गलत का अंतर करना भूल गया था। अमन अभी अपने केबिन में बैठकर काम निपटा ही रहा था, तभी मिस रिचा ने उसके केबिन में आते हुए कहा, सर परसों एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो आप अटेंड करेंगे? नहीं, मैं परसों की कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, वो कैंसिल कर दो। पर क्यों सर? मैंने कहा ना कैंसिल कर दो, मतलब कर दो। पर क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? मिस रिचा ने उत्सुकता के साथ पूछा, पर अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। मिस रिचा को एक बार के लिए लगा कि शायद अमन सर आरव के यहाँ शादी में जा रहे हैं। इतने में आयशा ने केबिन में अंदर आते हुए कहा,
क्योंकि अमन सर परसों मेरे साथ बाहर जा रहे हैं। आयशा को आते देख मिस ऋचा ने अपनी नजरें ऊपर करके उसे गौर से एक पल के लिए देखा और फिर चुपचाप वहाँ से चली गई। वहाँ से जाकर अपनी टेबल पर फाइल पटकते हुए बड़बड़ाई, पता नहीं क्या जादू कर रखा है आयशा ने अमन सर पर। मिस ऋचा की बात सुनकर उसी के बगल के चेयर पर बैठे मैनेजर हसरत ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या हुआ मैम, आप काफी परेशान नजर आ रही हैं। उस आयशा की वजह से सब चौपट हो गया। वो तो है, अब अमन सर ना तो हमारी कोई बात सुनते हैं और ना ही मानते हैं। वो कुछ नहीं सुनते अब। वो इससे अच्छा तो था जब प्राची यहाँ थी। कितनी खुशियां थी हमारी कंपनी में, कोई भी चीज कितनी प्यारी तरीके से वो हैंडल कर लेती थी। जब से वो गई हैं, इस कंपनी की रौनक ही चली गई है। तो अब आयशा मैम किसी की इज्जत भी नहीं करती हैं और ना किसी से प्यार करती हैं। और अगर सच में आयशा की शादी अमन सर से हो गई ना, तो अमन की फैमिली क्या, ये कंपनी भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मैनेजर खुद में बड़बड़ाया। हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ वो तो है, हम कोशिश कर सकते थे, अब वो भी काम नहीं कर रही है। अब से कुछ दिनों बाद अमन सर की आयशा से शादी है और उसके बाद तो कंपनी का जो हाल होगा ना, हम सब जानते हैं। मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि कंपनी का क्या होगा, और मैं तो यही सोच के परेशान हूँ कि अमन सर की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी अगर अमन सर की शादी आयशा से हो गई तो। मिस ऋचा ने जवाब दिया। मैनेजर और मिस ऋचा दोनों ही नहीं चाहते थे कि अमन और आयशा की शादी हो, क्योंकि वो जानते थे कि आयशा कैसी लड़की है। रियली आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि जो होगा कुछ खास होगा। इसीलिए आने वाले ट्विस्ट का थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा।